सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हमने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे। आज की क्लास में हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट पढ़ने वाले हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू बजट एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल बजट। फर्दर अगर हम रेवेन्यू बजट को और कैपिटल बजट को क्लासिफाई करें तो दो पार्ट में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम रेवेन्यू बजट की बात करें यहाँ पे, तो रेवेन्यू बजट के दो पार्ट होते हैं, पहला रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर हम कैपिटल बजट की बात करें तो कैपिटल बजट के भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल रिसीट्स। अब दोनों के ही दो पार्ट है। अभी हमने क्लासिफिकेशन किया रेवेन्यू और कैपिटल के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम इनका क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के अकॉर्डिंग करना चाहे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये केवल बजट का एक्सपेंडिचर वाला पार्ट हो गया, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो। और सिमिलरली अगर हम इसको रिसीट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना चाहे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स और आपकी दूसरा कैपिटल रिसीट्स। ये केवल रिसीट्स वाला पार्ट है। तो अगर रेवेन्यू और कैपिटल के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन अगर हम इसको कैपिटल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन इसका हम करें तो उसमें आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स। तो चलो आगे अब इसको क्लासिफिकेशन इसका डिटेल में देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ बजट। ये बजट का क्या है? स्ट्रक्चर है। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट आर। बजट के जो दो मेन कंपोनेंट है वो है एक रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट, जैसे कि हमने ऊपर देखा था अभी। रेवेन्यू बजट की अगर हम बात करें तो इट डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ये गवर्नमेंट बजट के केवल किस पार्ट को डील करता है? रेवेन्यू वाले पार्ट को क्या करता है? डील करता है। एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ, और इसमें क्या आते हैं? दो पार्ट इसके फर्दर है, रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे कैपिटल बजट की अगर हम बात करें तो इट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के अंदर केवल जो कैपिटल बजट है, कैपिटल बजट केवल किसको डील करता है? कैपिटल नेचर की जो आइटम्स है कैपिटल बजट उनको ही केवल डील करता है। उसको भी हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफिकेशन उसका हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल रिसीट्स एंड द सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, और जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि उसका क्लासिफिकेशन हम एक तरीके से और कर सकते हैं, केवल और केवल रिसीट्स के अकॉर्डिंग और दूसरी तरीके से एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। तो ये आसान रहेगा। इसको अगर प्रॉपर तरीके से हमें समझना है तो इसको सबसे पहले हमें रिसीट्स को समझना होगा। जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है वो हम बाद में समझ लेंगे। सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो बजटरी रिसीट्स की बात करते हैं। बजटरी रिसीट्स क्या होती है? बजटरी रिसीट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। आने वाले साल में गवर्नमेंट को कितना कितना कलेक्शन होगा उसका एक एस्टिमेशन हम बजट में लगाते हैं कि कितना कितना कलेक्शन गवर्नमेंट को ओवरऑल होने वाला है। ये बजटरी रिसीट्स है। बजटरी रिसीट्स में बी फर्दर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू रिसीट्स एंड द सेकंड वन इज कैपिटल रिसीट्स। बजटरी रिसीट्स को हम दो पार्ट में क्लासिफिकेशन उसका हम कर सकते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक दूसरा कैपिटल रिसीट्स। बात अगर हम करें किसकी? रेवेन्यू रिसीट्स की, तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? देखो, गवर्नमेंट को ऐसा कलेक्शन, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को मिलेगा लेकिन जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। भाई अगर मेरे को पैसा मिलता है कहीं से, लेट्स से मैं उधार लेता हूं, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स एक ऐसा कलेक्शन है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट को मिलेगा लेकिन उससे गवर्नमेंट की ना ही तो लायबिलिटी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है, और ना ही असेट घटने वाली है। लेट्स से मेरे को एक अमाउंट की जरूरत है और मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे को पैसा कैसे मिल सकता है? या तो मैं किसी से लोन लूंगा, लेकिन लोन लेने से होगा क्या? मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए लेकिन मेरे को लोन नहीं लेना है तो मैं अपनी असेट्स को बेचूंगा, जिससे कि मेरी असेट्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स को समझे तो रेवेन्यू रिसीट्स को आप ऐसे समझो कि मेरे को
मेरे को मतलब गवर्नमेंट को ऐसा पैसा मिल रहा है जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है और ना ही उसकी असेट्स डिक्रीज हो रही है। ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी को इंक्रीज करे और ना ही उनकी असेट्स को डिक्रीज करे, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो चलो पढ़ लेते हैं इसको कि रेवेन्यू रिसीट्स होती क्या है। दीज आर दोज रिसीट्स, ये वो रिसीट्स है विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, जो ना ही तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट करती है, नोर कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ना ही उससे गवर्नमेंट की क्या कम होती है, असेट्स कम होती है। अच्छा, गवर्नमेंट को जैसे टैक्स मिलता है और गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, फाइन, पेनल्टी, ये सारी अमाउंट जो होती है, ये जो सारा गवर्नमेंट को मिला है पैसा इनके थ्रू, ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स है। और ये रेगुलर नेचर की होती है या नॉर्मल फंक्शनिंग में रेगुलर नेचर पे या रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को ये रिसीव होती रहती है। दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। जैसे कि गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, फाइन, पेनल्टी, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, ये आम जिंदगी में नॉर्मल कोर्स में गवर्नमेंट को मिलते रहते हैं। दैट्स व्हाई रेवेन्यू रिसीट्स आर कंसिडर्ड एज रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर एंड गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज, और गवर्नमेंट इनको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में रिसीव करती रहती है। फॉर बीइंग अ रेवेन्यू रिसीट, किसी भी रिसीट को रेवेन्यू रिसीट बोलने के लिए या उसे कंसिडर करने के लिए क्या, रेवेन्यू रिसीट, अ रिसीट हैज टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। एक रिसीट्स को उस कलेक्शन को दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। फर्स्ट वन इज क्या, पहली क्या थी, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या देखा था, देखो यहाँ पे देखो, विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहली कंडीशन क्या है, ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़नी चाहिए और ना ही गवर्नमेंट की असेट्स क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, उस रिसीट्स को रेवेन्यू रिसीट्स बोल सकते हैं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। टू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स आर, रेवेन्यू रिसीट्स के भी दो सोर्सेज है। फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू एंड द सेकेंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। चलो इसको फर्दर रेवेन्यू रिसीट्स को हम इसका फर्दर आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला है टैक्स रेवेन्यू, बड़ा सिंपल है, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को आने वाले साल में मिलने वाला है, लेकिन किससे, टैक्स से, सिंपली वो क्या है, टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसीट्स, ये वो रिसीट्स है फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या कोई भी ड्यूटीज लगाती है इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि टैक्स होता क्या है, एनीवन एल्स, नहीं, तो चलो सुनो। टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है जो किसी भी हाउस होल्ड को अपनी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को जमा करा के आना होता है, जिसके बदले में डायरेक्टली उसको कोई सर्विसेज भी नहीं मिलेगी। आम जिंदगी में क्या होता है, हम मार्केट में पैसा पे करके आते हैं और गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं या अवेल करते हैं, यानी कि अगर हमने कुछ कंसिडरेशन दिया तो बदले में हमें गुड्स और सर्विसेज मिलेगी। लेकिन टैक्स एक ऐसी पेमेंट है जो हम लोग अपनी गवर्नमेंट को, अपनी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को दे करके आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके बदले में आपको कोई सर्विस देने वाली नहीं है। तो देख लेते हैं, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। ये क्या है, कंपलसरी पेमेंट है, मेड बाय द हाउस होल्ड। जो कौन दे के आता है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, टू इट्स रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। किसको पे करके आते हैं, अपनी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को। यानी कि हम लोग जो बाइडेन को देखाएंगे टैक्स, ना, जो बाइडेन हमारी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को ही ना है। हमारी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट कौन है, अरे मोदी जी। हम किसको देके आएंगे, मोदी जी को देके आएंगे। विदाउट ऑब्टेनिंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, और उसके बदले में डायरेक्टली हमें तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इनडायरेक्टली टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ, वो सबको मिलते हैं, वो पब्लिक वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर में, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, जो हमने पहले भी देखा था। अब अगर हम बात करें तो टैक्स रेवेन्यू को भी हम दो पार्ट में यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अरे भैया क्या यार,
रिसीट्स पढ़ा हमने कि बजटरी रिसीट्स होती है, फिर उसके भी दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। फिर हम रेवेन्यू रिसीट्स में घुस गए। रेवेन्यू रिसीट्स भी कितने टाइप की होती है? रेवेन्यू रिसीट्स भी दो टाइप की होती है, टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर हम टैक्स में आए, टैक्स देखा हमने कि टैक्स क्या होता है। अब टैक्स भी दो पार्ट में उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या होता है? देखो, टैक्स जो होता है, टैक्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, वो तो आपने, इसमें कौन सा बड़ी बात है, वो तो आपने अभी बताया था। अब बताओ ना कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। हाँ तो सुनो ना, अरे यार इतनी जल्दी करते हो तुम। सुनो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस इंसान पे लगा है उसे ही पे करके आना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी कोई टैक्स होता है कि लगा किसी और पे, देके कोई और आएगा? हाँ होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स। दैट्स वाई मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जिस इंसान पे लगा है वो ही पे करके आएगा। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स, जो कोई इंडिविजुअल पे करके आता है। कंपनीज पे कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगता है, और बाकी वेल्थ टैक्स पहले लगता था, अभी वो नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनकम कमाऊंगा, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं इनकम कमाऊंगा तो मैं ही अपना क्या करके आऊंगा? टैक्स पे करके आऊंगा। वो बात की बात है कि मैं टैक्स स्लैब में आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, या टैक्स स्लैब कितने हैं, या किसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स जाएगा। दिस इज नॉट आवर पॉइंट। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि टैक्स क्या होता है। ठीक है ना? चलो तो बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। हम बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस इंसान पे लगता है वो ही इंसान इस टैक्स को पे करके आता है। भाई मैं इनकम कमाऊंगा तो तुम मेरे बिहाफ पे तुम कोई ना टैक्स पे करके आओगे? तुम बताओ, करके आओगे टैक्स पे मेरा टैक्स? अरे मैं कमाऊंगा इनकम, मैंने कमाए 10 लाख रुपए, ठीक है, और मैं कह रहा हूं तुमसे तुम कराओ मेरा टैक्स पे, कराओगे? हाँ भैया, कैसी बात कर रहे हो, हम कैसे पे करके आएंगे तुम्हारा टैक्स? अच्छा, पैसा तो तुम कमाओगे, टैक्स हम पे करके आए, बहुत बढ़िया। ऐसे कोई ना होगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं इनकम कमाऊंगा तो मैं ही क्या करके आऊंगा? टैक्स पे करके आऊंगा। दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। चलो देखते हैं, पढ़े इसको आगे कि क्या है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, कह रहे कि डायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू टैक्सेस, ये वो टैक्सेस है द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, जिसका बर्डन किसी दूसरे इंसान पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जिस इंसान पे ये टैक्स लगेगा उसको ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहे कि दीज टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन ऑन हुम दे आर इम्पोज्ड। इम्पोज के मतलब लगेगे, लाइबिलिटी भी बोलते हैं। जिस इंसान पर ये टैक्स लगेगा वो ही इंसान ये टैक्स पे करके आएगा। यहाँ पे देखो, आप इमेज में देखो, ये नालायक सिर पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? टैक्स देखो, टैक्स इस पे लगा है ना, तो छूट नहीं रहा ना टैक्स, इसी को देके आना पड़ेगा। दैट्स वाई ये सर पे हाथ मार रहा है। ठीक है, चलो कह रहे हैं कि यहाँ पे दीज टैक्सेस आर पेड ऑन प्रॉपर्टी। आमतौर पर ये जो टैक्स है वो किस पे किए जाते हैं? प्रॉपर्टी पे किए जाते हैं। ठीक है ना? एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, और जो इंसान इनकम कमाता है, कंपनीज जो इनकम कमाती है, उस पे डायरेक्ट टैक्स जाता है। ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स, यानी कि उसका इम्पैक्ट, एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स, यानी कि इंसिडेंस, लाई ऑन द सेम पर्सन, यानी कि जिस इंसान पे टैक्स लगेगा वो ही पे करके आएगा। लायबिलिटी टू पे और उसका जो एक्चुअल बर्डन है वो एक ही इंसान पे लगेगा, इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स होता है, लेट्स से हमारी कोई पुरानी प्रॉपर्टी हमने कभी खरीदी थी या हमने ही खरीदी है और फर्दर हम उसको आगे बेच रहे हैं, और लेट्स से हमने 1 लाख रुपए की खरीदी थी उसको और हम उसे बेच रहे हैं 10 लाख रुपए की, तो 9 लाख रुपए का हमारा क्या हुआ? उस पर प्रॉफिट हुआ, और 9 लाख रुपए पे जो टैक्स लगेगा उसे बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। हाँ, अब एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट मिलता है। लेट्स से अगर हमने आज कोई प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की खरीदी और हम उसे 10 साल बाद 10 लाख रुपए की बेच रहे हैं, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। वो बात की बात है, क्योंकि मैं आपको केवल गवर्नमेंट बजट पढ़ा रहा हूँ और उसके कंपोनेंट्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। हम इनकम टैक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या होगी, कितनी होगी, वो तो इनकम टैक्स में जब आप आगे पढ़ोगे तो तभी देखोगे। ठीक है,
मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, ये क्या होता है? मैट। कंपनीज को एक मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा, कंपनीज को एक मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे उनकी इनकम हो या ना हो। देखो इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है, इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स स्लैब होते हैं कि अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर है तो फिर स्लैब बने हुए कि 10%, फिर वो वैसे है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन कंपनीज को टैक्स स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स लगा के रखा है कि अगर कंपनी चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, लेकिन आपको इतना मिनिमम तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, ये है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। तो ये सब इसके एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, नोट में देखो, नोट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स सिस्टम कैन बी प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। ये हमारे सिलेबस का पार्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो टैक्स सिस्टम होता है वो 3 तरीके का हो सकता है, एक प्रोग्रेसिव, एक रिग्रेसिव और एक प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव का मतलब जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा टैक्स रेट होगा। जैसे कि लेट से 5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर लेट से 7 लाख तक, 5 लाख से 7 लाख तक 10% है, फिर उसके ऊपर 7 से 10 मान लिया 20% है, और 10 के ऊपर फिर 30% है। ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि बढ़ते हुए मैनर में जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा टैक्स होगा। लेकिन रिग्रेसिव सिस्टम क्या होता है कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना टैक्स का रेट कम होगा, उतना टैक्स का रेट कम होगा, ये रिग्रेसिव होता है। यानी कि लेट्स से अगर आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपके ऊपर 30% है, और इनकम बढ़ेगी 7 लाख होगी तो लेट्स से 20% है, उसके फिर 10 लाख होगी तो 10% है, और 10 लाख के बाद लेट्स से 5% है, तो ये रिग्रेसिव है। और प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक सेम परसेंटेज है, वट एवर द लेवल ऑफ योर इनकम इज, कुछ भी आपकी इनकम हो एक फ्लैट एक रेट दे दिया, उस रेट से आपके ऊपर टैक्स लगेगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्ट टैक्स के ही 3 सिस्टम है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल, ये 3 सिस्टम डायरेक्ट टैक्स के हैं, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। और कंपोनेंट्स ऑफ बजट के भी हमने 2 कंपोनेंट्स निकाले, पहला रेवेन्यू कंपोनेंट और दूसरा यानी कि रेवेन्यू बजट, और दूसरा कैपिटल बजट। अच्छा, रेवेन्यू बजट के अंदर भी हमने किस में एंट्री मारी, रेवेन्यू रिसीट्स में। किस में एंट्री मारी हमने, रेवेन्यू रिसीट्स में। रेवेन्यू रिसीट्स कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू एंड द सेकेंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, फिर टैक्स में भी हमने 2 पार्ट देखे। टैक्स के भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो डायरेक्ट टैक्स हमने पढ़ लिया और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स तो वो था जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि ये जाएगा तो किसी और की जेब से लेकिन पे कोई और करके आएगा, यानी कि इसकी जो लायबिलिटी टू पे है और वो जो एक्चुअल बर्डन है वो अलग अलग इंसान पे लाई करेगा। अरे ऐसे कौन सा टैक्स होता है भैया कि लगेगा किसी और पे कोई और करके आएगा। हाँ होता है, नाम तो सुना ही होगा आपने, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो क्या होता है, ये गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। लेट्स से कोई एक मैन्युफैक्चरर है और उसने कोई 100 रुपए की आइटम प्रोड्यूस की और उस पर जीएसटी लग रहा है लेट्स से 20%, तो वो 20 रुपए टैक्स पे करके आया, ठीक है। अब वो लेट्स से इसको 150 का बेच रहा है किसी दूसरे पार्टी को, मैन्युफैक्चरर ने लेट्स से होलसेलर को बेचा, ठीक है ना, होलसेलर को वो 150 का बेच रहा है, और जब बेचेगा तो टैक्स लगेगा कितना, लेट्स से 20%। तो 150 पे यहाँ देख लेते हैं हम, जब 150 पे 20% क्या लगेगा बच्चों, जीएसटी लगेगा, तो कितना बनेगा ये 30 रुपए। आ रही बात समझ में, ठीक है। पहले मैन्युफैक्चरर ने जब 100 रुपए की आइटम प्रोड्यूस की थी तो उस पे 20% लग रहा था, तो वो कितना पे करके आया था, वो पहले 20 रुपए क्या करके आया था, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करके आया था। से यस और नो, ठीक है। अब उसने ये ही गुड्स को आगे बेचा 150 रुपए का, 50 का उसका प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसको 150 पे टैक्स लगा कितना,
20% और वो कितनी थी अमाउंट 30, ठीक है ना। यानी कि ये मैन्युफैक्चरर जिस भी किसको बेच रहा है, होलसेलर को बेच रहा है, उससे 150 रुपए ले रहा है प्लस 30 रुपए ले रहा है किसके, जीएसटी के, ठीक है ना। ओवरऑल इसने कितने कलेक्ट किए, 180 रुपए कलेक्ट किए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है देख बेटा तूने क्या किया, 30 रुपए का क्या कर लिया, टैक्स कलेक्ट कर लिया, ठीक है, और 20 रुपए तू ऑलरेडी पहले पे करके आ चुका है जब तूने वो चीज प्रोड्यूस की थी। अब देखना उसकी जेब से कितने रुपए गए, 180, 150 का प्रोडक्ट प्लस 30 रुपए का क्या था, जीएसटी, ठीक है ना। 30 रुपए का क्या कर लिया, जीएसटी कलेक्ट कर लिया, किसने, मैन्युफैक्चरर ने 30 रुपए का जीएसटी कलेक्ट कर लिया। लेकिन ये ऑलरेडी क्या कर चुका था, मैन्युफैक्चरर 20 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका था, तो गवर्नमेंट को कितने का टैक्स चाहिए था, 30 रुपए का टैक्स चाहिए था, लेकिन ये 20 रुपए का ऑलरेडी पे करके आ चुका। तो जो आउटपुट जो टैक्स है यानी कि 30 रुपीज, उसमें से जो इनपुट टैक्स है वो घटा देंगे 20, और ये फाइनली देखो गया तो किसकी जेब से, उसकी जेब से गया है ना, किसकी किसकी बोलो, किसकी, होलसेलर की जेब से। लेकिन पे कौन करके आया, मैन्युफैक्चरर, गया किसकी जेब से, ओवरऑल 30 के 30 रुपए किसकी जेब से आ गए, होलसेलर की जेब से आ गए ना। और बाकी पे करके कौन आया, ये पे करके आया, ठीक है। तो अभी तक का जितना भी टैक्स था, ओवरऑल टैक्स कौन पे करके आया, वो पे करके आया ना, कौन पे करके आया, होलसेलर। अरे होलसेलर ने कहां पे किया ना, अब बात समझो, होलसेलर ने पे नहीं किया, पे किसने किया, होलसेलर की तो जेब से गया है, किसकी पॉकेट से गया है, होलसेलर की पॉकेट से गया है, लेकिन पे कौन करके आया, मैन्युफैक्चरर। आ रही है बात समझ में। देखो ये टैक्स लगा किस पे था, मैन्युफैक्चरर पे, लेकिन 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 पॉकेट से किसकी गया, होलसेलर की पॉकेट से। हाँ बोलो ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। अब होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा। होलसेलर कितने का खरीद के लेके आया था, 150 को खरीद के लेके आया था, 30 का उसने क्या पे किया था, टैक्स पे किया था, ठीक है। अब लेट्स से उसने रिटेलर को कितने का बेचा, 200 का बेचा, ठीक है ना। तो 200 पे वो 20% जीएसटी कलेक्ट करेगा, कितना बनेगा, 40 रुपए। 200 का कितना बनेगा, 20%, 40 रुपए। अच्छा 40 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी कितना पे करके आ चुका है, 30 रुपए ऑलरेडी पे करके आ चुका ना ये। हाँ बोलो, तो 40 रुपए में से 30 रुपए तो वो डिडक्ट कर लेंगे, बाकी बचे हुए 10 रुपए किसको पे करके आएगा, ये गवर्नमेंट को पे करके आएगा। आ रही बात समझ, कौन पे करके आएगा, होलसेलर। देखो आए किसकी जेब से 40 रुपए, रिटेलर की जेब से, लेकिन पे कौन करके आया, होलसेलर पे करके आया। फाइनली अब रिटेलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। और लेट्स से रिटेलर ने 200 रुपए का वो जो गुड्स था वो कंज्यूमर को बेचा 250 रुपए का, तो 250 रुपए पे वही सिमिलरली जीएसटी क्या होगा, लगेगा। जीएसटी कितना चार्ज करेंगे हम, 250 रुपए पे करेंगे ना, 250 रुपए पे कितना चार्ज करेंगे, 20%, यानी कि 50 रुपए। अच्छा अब फाइनली कस्टमर की जेब से 50 रुपए आ गए टैक्स के लिए, लेकिन रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ऑलरेडी 40 रुपए पे करके आ चुका था, तो अब क्या करेगा रिटेलर, 10 रुपए गवर्नमेंट को पे करके आएगा, क्योंकि 40 रुपए तो वो ऑलरेडी पे करके आ चुका है ना टैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टैक्स जा किसकी पॉकेट से रहा है, अगले वाले इंसान की पॉकेट से जा रहा है, लेकिन पे कौन करके आ रहा है, पिछले वाला। और ये फाइनली इसका बर्डन किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कंज्यूमर पे। फाइनली ये जो टैक्स जाएगा वो किसकी जेब से जाएगा, कंज्यूमर की जेब से जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लगा किसी और पे लेकिन जाएगा किसी और की जेब से, इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली जो भी बंदा, जो भी कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा उसकी जेब से ये टैक्स जाएगा, ठीक है। और गुड्स और सर्विसेज पर क्या लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं था, देयर आर सो मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और आपकी एक्साइज ड्यूटी। और आज के टाइम में क्या है, कस्टम ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी अलग है, पहले भी अलग थी और आज भी अलग है। लेकिन जो बाकी सारे जो टैक्स है, जैसे कि सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और आपका वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, ये जितने भी सारे टैक्स लगते थे, इनको सबको मर्ज करके अब एक टैक्स बना दिया। वो कौन सा टैक्स है, नाम तो सुना ही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अरे
गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पढ़ सकते हैं अब इसको। मोदी जी ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लॉन्च किया और ये कहा भाइयों बहनों अब एक देश एक टैक्स होगा। खैर जीएसटी अच्छा है नहीं है उसकी हम बात नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस, ये वो टैक्स है द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन्स, जिसका बर्डन दूसरे इंसान पे क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। और फाइनली किस पे होता है, कंज्यूमर पे, जैसे अभी हमने देखा। ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये किस पे लगते हैं, गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। द लायबिलिटी टू पे द टैक्स, यानी कि उसका इम्पैक्ट, एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स, यानी कि इंसिडेंस। ठीक है ना, यानी कि जाएगा किसी और की जेब से लेकिन पे कोई और करके आएगा, लाई ऑन द डिफरेंट पर्सन्स, ये अलग अलग इंसान पे लाई करेगा। दैट इज इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, इसका बर्डन क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी को आज भी अलग रखा गया है जीएसटी से, बाकी सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको सबको मर्ज करके क्या बना दिया, जीएसटी, लेकिन कस्टम ड्यूटी को आज भी अलग रखा गया है। कस्टम ड्यूटी जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो तब क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने जो टैक्स रेवेन्यू है वो कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में कंसिडर करेंगे हम क्या, जो अगली क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।